This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। In our last lecture, बच्चे, we have decided to start from chapter 2, इंशाल्लाह, डिमांड एंड सप्लाई। कल हमने डिसाइड किया था कि हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह सीक्वेंशियली पढ़ते जाएंगे और एट द एंड चैप्टर 1 को इंशाल्लाह सबसे लास्ट पे डिस्कस करेंगे। कल मैंने आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न, सिलेबस आउटलाइन और हमारा स्टडी मटेरियल क्या होगा सब डिस्कस किया था, प्लान बना लिया था। आज से हम इंशाल्लाह प्रॉपर पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स is the study of how people make choices under condition of scarcity and its effect on society। बच्चे, हमारे पास महदूद रिसोर्सेज, लिमिटेशन है। लिमिटेशन किस चीज की? इसको हम कहते हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। जराए महदूद हैं। अब वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले पैसा, दूसरे स्टेप पे बचे टाइम, थर्ड वन बचे एनर्जी। हमारे पास जराए रिसोर्सेज बहुत थोड़े। पैसा हमारे पास जितना हम चाहते हैं, जिससे हम हर दुनिया की चीज खरीदना चाहते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं है। वक्त भी महदूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो उसके अजीजों अकारब के साथ मरने वाले के बारे में अगर ताजियत करते तो क्या वर्ड बोला करते थे? कहा करते थे, इन्ना लिल्लाही मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिम मुसम्मा। ये अजलिम मुसम्मा वक्त मुकर्रर है।
और वो हर एक इंसान पे आना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आप लोगों की जान इस हालत में निकले कि हम ईमान वाले हों, ईमान पे कायम हों और कलमा शहादत जुबान से हमारे जारी हो जाए। ठीक है ना, हालत ईमान में हमारी जान निकले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमा दे। बस कोई गैर अखलाकी काम हम ना कर रहे हो जब हमारी जान कब्ज हो रही हो, अल्लाह माफ फरमाए, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह को इस दुनिया में मौत आके रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी माफ फरमा दे और आप लोगों को भी माफ फरमा दे। तो बच्चे हमारे पास जो जराए हैं वो बड़े लिमिटेड है, टाइम भी हमारे पास बड़ा महदूद है, पैसा भी हमारे पास इतना है, ताकत भी नहीं है। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, हमारी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है, हम ये भी करना चाहते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं, हम ये भी हासिल करना चाहते हैं। हम कैसे हासिल कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से, हम अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। इकोनॉमिक्स हमें बताएगा कि जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हो तो आपको किस ऑप्शन को पिक करना चाहिए, क्योंकि हर ऑप्शन आप नहीं खरीद सकते, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। आपको किस रिसोर्स को यूटिलाइज करके किस गुड को आपको बाय करना है, किस ऑप्शन को आपने अवेल करना है, पिक करना है, वो आपकी चॉइस बन जाएगी। और अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इकोनॉमी में, एज ए कंज्यूमर, तो उसका इफेक्ट सोसाइटी पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं उसकी एक एग्जांपल लेता हूं। मैं बच्चे एक इंस्टीट्यूट ओपन करता हूं जहां पे लोगों को तालीम दी जाएगी। अब इससे बताएं मुआशरे पे इसका बुरा असर पड़ेगा या अच्छा असर पड़ेगा मुआशरे में? लोग तालीम याफ्ता होंगे, लोगों को अखलाकियात का दर्स मिलेगा, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी फैक्ट्री बनाऊं जिसमें सिगरेट बनाया जाता हो, कोई भी नॉरकोटिक्स की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हो, मैं उसे मार्केट में सेल करूंगा, इकोनॉमी में सेल करूंगा, और लोग उसको इस्तेमाल करके जब वो इस्तेमाल करेंगे, क्या मुआशरे के लोगों में उसके असरात अच्छे पड़ेंगे या बुरे असरात पड़ेंगे? तो हमारा कोई भी डिसीजन हो, उसके असरात इकोनॉमी में या अच्छे होते हैं या बुरे होंगे। तो हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझते हैं बच्चे। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है, मुताले का नाम है, जिसमें लोग जिनके पास डिफरेंट चॉइसेस मौजूद होती हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मौजूद है। ठीक हो गया जी बच्चे? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस, लोग कैसे प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, या जो भी उनकी अल्टरनेटिव्स उनके पास मौजूद हैं, मोर देन वन ऑप्शंस मौजूद हैं, उनमें से किस ऑप्शन को अवेल करें, किस ऑप्शन को सेक्रीफाइस करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। स्केर्सिटी का क्या मतलब होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या मतलब है जी बच्चे इसका? लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हम कोई भी डिसीजन लेंगे उसका सोसाइटी पे या इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये है बच्चे डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस अंडर कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी and its effect on society. Again repeat कर रहा हूं, economics is the study of how people make choices. आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद है, आप एक मार्केट में गए, दुकानदार से आपने जाके कहा, दुकानदार भैया मुझे बॉल पेन खरीदना है, इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, मैंने कल नोट करना है, तो जरा मुझे मार्कर या कोई भी पेंसिल दीजिएगा। वो बच्चे आपके सामने 4 से 5 पेंसिल्स रख देता है। अब आपको उसमें से ये डिसाइड करना है कि आप किस पेंसिल को खरीदो, किसको ना खरीदो। अब जिस पेंसिल को आप खरीद लोगे वो आपकी चॉइस बन जाएगी, जिसको आप नहीं खरीद रहे हो आपने उसको सैक्रिफाइस कर दिया। तो इकोनॉमिक्स हमारी इस चीज में मदद करती है कि बच्चे जब आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मौजूद हों। बच्चे मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट ही किया है, अभी मैं पहली डेफिनेशन ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? अभी कुछ नहीं मैंने इसके अलावा पढ़ाया।
अभी मैं यही पढ़ा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स बेसिकली सब्जेक्ट हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं, उसकी मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये एक साहब हैं, ए पर्सन, ये एक दुकानदार के पास गए हैं, ये एक शॉप है जी, बुक शॉप। इन्होंने बुक शॉप वाले से जाके कहा मुझे पेंसिल चाहिए। बुक शॉप वाले ने पेंसिल दिखाई, एक पेंसिल इनके सामने रख दी डॉलर की, एक इनके सामने पियानो की पेंसिल रख दी, एक इनके सामने डियर की रख दी है पेंसिल, एक इनके सामने यूनिफाइन की पेंसिल रख दी है, एटसेट्रा। अ नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, बॉल पेन है इनके सामने। अब ये इनके पास इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव्स। आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, या इसे हम कह सकते हैं आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। आपको पेंसिल यूनिफाइन की पसंद आ गई, आपने इसको खरीद लिया, ये आपकी बन गई चॉइस, ये है आपकी सिलेक्शन। बाकी आपने ये जो 3 बॉल पेन आपको शो करवाई गई थी, आपने इन्हें छोड़ दिया, इन्हें आपने फोरगो कर दिया, इन्हें आपने सेक्रीफाइस कर दिया। जब एक से ज्यादा आपके पास अल्टरनेटिव या चॉइस मौजूद हो, उसमें से आप जिसको सिलेक्ट करते हो वो आपका कहलाता है डिसीजन। आपकी चॉइस, आपकी सिलेक्शन कहलाती है। बाकी वो प्रोडक्ट्स जिनको आपने छोड़ दिया, आपने नहीं खरीदा, वो फोरगो कर दी या आपने उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता हम दुकानदार के पास जाते हैं और उसे जाके कहते हैं कि भाई हमें बॉल पेन दिखाओ, वो हमारे सामने 10 ब्रांड्स रख दे, हम कहें सभी दे दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब हमने ये फैसला करना है कि हमें 4 ब्रांड्स अगर उसने शो करवाए थे, हम किस ब्रांड को लें। हमें, अगर हम कंज्यूमर हैं तो हमारी कोशिश होगी पैसे कम से कम देने पड़े और हमें फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक हो गया ना? तो इसकी बेस पे, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने एफएससी, किसी ने आईकॉम, किसी ने आईसीएस किया। अब आपकी कोशिश क्या थी कि मैं एक ऐसी डिग्री या ऐसी सर्टिफिकेशन हासिल करूं जिसपे मुझे एक दफा तो मेहनत करूं, फिर उसके बाद रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिले, मुआशरे में मेरी इज्जत हो। मुझे मेहनत चाहे करनी पड़ जाए अभी, लेकिन यह है कि उसके बाद मुझे उसका एक अच्छा रिवॉर्ड मिले, कि मुझे हो कि मैंने एक अच्छे प्रोग्राम की सिलेक्शन की। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद थी। जो आप में से मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, उनके पास डी फार्मेसी थी, उनके पास फिजियोथेरेपी थी, उनके पास एमबीबीएस की ऑप्शन थी, उनके पास लैब की थी, और भी बहुत सारी थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बॉटनी, जोलॉजी, डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद थी। आपने उन ऑप्शंस में से सीए, एक वो भी ऑप्शन मौजूद थी, उसको सिलेक्ट किया, बाकी ऑप्शंस को सेक्रीफाइस कर दिया। सीए आपकी सिलेक्शन बन गई, आपकी चॉइस बन गई, आपका डिसीजन बन गया, बाकियों को आपने सेक्रीफाइस कर दिया। हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, इसमें मदद कौन करता है हमारी? ये सब्जेक्ट हमारी मदद करता है। हम हर प्रोडक्ट, हर प्रोग्राम में क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हर एक की फीस पे कर सकें। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि तमाम प्रोग्राम्स की सब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर सकें। लिमिटेड टाइम है और इतनी ताकत भी नहीं है हमारे पास। तो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है कि कैसे हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, और हमारे पास रिसोर्सेज महदूद हैं, और जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो उसका इफेक्ट सोसाइटी पे होगा। जैसे आप माशाल्लाह से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, क्या फायदा होगा? आप क्या
ऑर्गेनाइजेशंस को, इकोनॉमी को उनकी अकाउंटिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, एश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक हो गया ना बच्चे? तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को उनकी मदद करता है जब आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मौजूद हो, ये फैसला, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो किस गुड की प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो भी महदूद है, इतने पैसे नहीं है आपके पास। और इसका इफेक्ट सोसाइटी पे, मुआशरे पे क्या होने वाला। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई कंफ्यूजन है वो मेरे से सवाल पूछ सकता है बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे? चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस इंटरेक्शन करते रहिएगा, मुझे ये पता चलता जाए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है और मैं आपको समझा भी पा रहा हूँ। अच्छा बच्चे, इकोनॉमिक्स की मेन कितनी ब्रांचेस हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप मुझे बताइएगा बच्चे, मेन कितनी ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की? साथ साथ आपने नोट भी करना है। कल मैंने आपसे कमिटमेंट ली थी और आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी नोट कर रहे हैं, और अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो काइंडली वो भी नोट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं जरा सोच के बताओ, कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 3 4, कितनी हैं? मेन 2, शाबाश। कितनी ब्रांचेस हैं? मेन 2 ब्रांचेस हैं, बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। पहली ब्रांच को बच्चे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी ब्रांच को हम कहते हैं बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ब्रांचेस। पहली ब्रांच कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी ब्रांच कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया जी बच्चे? इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी ब्रांच कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ग्रीक का जी कैपिटल में लिखें। जी बच्चे, माइक्रो एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल, इसको यूनिट लेवल भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की। ठीक है जी बच्चे?
एक ऑर्गेनाइजेशन, फर्म कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या एक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चे, शुगर बनाने वाली एक कंपनी को हम एक फर्म कहते हैं। एक कंपनी है जो शुगर बनाती है, एक कंपनी है शेखू शुगर मिल, ठीक हो गया जी बच्चे, मदीना शुगर मिल, हुसैन शुगर मिल, ये एक शुगर मिल, एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जितनी भी कंपनीज शुगर बनाती हैं उनको मजमूई तौर पे अगर हम कहें तो उसे कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक हो गया ना बच्चे? शुगर बनाने वाली तमाम कंपनीज को कलेक्टिवली हम कहते हैं इंडस्ट्री। एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडस्ट्री के बारे में जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे तो वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच किस ब्रांच में फॉल करेगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं यूनिट लेवल पे। ठीक हो गया ना बच्चे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करेंगे एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडस्ट्री के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बच्चे फील्ड्स, प्राइस मैकेनिज्म। हमने प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिटरमिन करना है कि मार्केट में प्रोडक्ट को किस कीमत पे बेचें, और कंज्यूमर ने यह फैसला करना है कि वो इस कीमत पे कितनी प्रोडक्ट्स खरीदे। प्राइस मैकेनिज्म। उसके बाद बच्चे इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर कीमत बढ़ जाए, कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा कंज्यूमर के लिहाज से? अगर कीमत कम कर दी जाए या बढ़ा दी जाए तो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट मार्जिन में या उसकी सेल में कितना इजाफा हो जाएगा या उसमें कितनी कमी आ जाएगी, ये हमने फैसला करना है, ये डिसाइड करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी ये डिटरमिन करने में मदद करेगा। लेट्स सपोज मार्केट में अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की, मोबाइल की, पेंसिल की, लैपटॉप की प्राइस अगर बढ़ा देते हैं तो कंज्यूमर की कंजम्पशन में, क्वांटिटी डिमांड में कितना इफेक्ट आएगा? और सेलर के प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ जाएगी या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा? ये डिसाइड करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यूटिलिटी एनालिसिस। जब भी कोई कंज्यूमर कंजम्पशन करता है तो कंजम्पशन करने से उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक हो गया ना बच्चे? तो कैसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसका पैटर्न क्या होता है, कंज्यूमर की कोशिश क्या होती है, वो तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है, कैसे? ये सब यूटिलिटी एनालिसिस में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद बच्चे कॉस्ट का बिहेवियर क्या है। अभी बच्चे जो आपने वर्ड लिखा है ना वो थोड़ा सा ऑपोजिट है। आपने रिलेशनशिप जो बताया वो ठीक नहीं बताया, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? आज इंशाल्लाह उम्मीद है हम उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे, फिर मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। कॉस्ट बिहेवियर, रेवेन्यू के बारे में, और फिफ्थ वन फर्म स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे?
These are the fields of microeconomics. अच्छा बच्चे, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4, और ये दोनों चैप्टर्स ये एक ही चैप्टर में दोनों टॉपिक्स कवर होंगे, चैप्टर 5। तो ये हमारा, पहले हमने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में, और अब फील्ड में हम सबसे पहली फील्ड की तरफ मूव करने लगे हैं, वो है बच्चे प्राइस मैकेनिज्म। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, या ये भी कहा जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम भी, या प्राइस मैकेनिज्म भी। ठीक हो गया जी बच्चे? ये हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने आज से स्टार्ट करना। इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चे डिमांड का। सेकेंड वन टॉपिक बच्चे हमें पढ़ना है सप्लाई का, और थर्ड वन टॉपिक बच्चे हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम का। जी बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़ना शुरू किया था, सबसे पहले मार्केट। मार्केट is a place where buyer comes to buy and seller comes to sell। मार्केट एक जगह है जहां पे बायर चीजें खरीदने के लिए आता है और सेलर चीजें बेचने के लिए आता है। ये वर्चुअल मार्केट भी हो सकती है, फिजिकल मार्केट भी हो सकती है। अब मार्केट में कितनी फोर्सेस मौजूद, बताइएगा। मार्केट में कितनी फोर्सेस हैं? 2 फोर्सेस। बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश। पहली फोर्स है बायर की फोर्स, दूसरी फोर्स है सेलर की फोर्स। बायर की फोर्स को हम क्या कहते हैं और सेलर की फोर्स को हम क्या कहते हैं? बायर की फोर्स को हम कहते हैं डिमांड, और सेलर की फोर्स को कहते हैं सप्लाई। और जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाए उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो बच्चे, अब हम अपने टॉपिक डिमांड की तरफ मूव करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड का टॉपिक। डिमांड के टॉपिक को शुरू करने से पहले कि हम डिमांड की डेफिनेशन पढ़ें, कुछ जरा टर्मिनोलॉजी इसको समझना है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है नीड। बेसिक रिक्वायरमेंट्स of the citizens of society। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुआशरे के लोगों की बुनियादी जरूरियात जिंदगी को नीड कहते हैं। मुआशरे के लोगों की
बुनियादी जरूरियात जिंदगी को नीड कहते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी। ठीक हो गया जी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी। बुनियादी जरूरियात जिंदगी, मुआशरे के लोगों की बुनियादी जरूरत जिंदगी को हम नीड कहते हैं। जैसा कि रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। क्लियर होगी बच्चे ये डेफिनेशन? सबको समझ में आई है ये बात? मुझे बताइएगा, जल्दी से रिस्पांस दीजिएगा, क्योंकि यहां से अब आपको बातें याद करनी है, यहां से अब आपको रिटेन करना शुरू कर देना। सबसे पहली डेफिनेशन नीड, ये कल मैंने सुन लेनी है सब लोगों से जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह याद हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी, मुआशरे के लोगों की बुनियादी जरूरियात जिंदगी को हम नीड कहते हैं जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट वन बच्चे, वांट्स। ऑल गुड्स and services that has utility and satisfy the need of the consumers। तमाम की तमाम गुड्स और सर्विसेज, यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन मौजूद। अब उसके लिए मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चे। लेट्स सपोज ये एक साहब है, पर्सन ए, इनको ना भूख लगी हुई है, ये हंगरी है। इनको किस चीज की कमी का एहसास हो रहा है? इनको भूख मिटाने के लिए किस चीज की जरूरत है? बताइएगा। फूड की जरूरत नहीं है? शाबाश मोहम्मद उमर, बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक। अदील बिल्कुल सही। इनको किस चीज की जरूरत है? फूड की, खुराक की जरूरत। अच्छा, अब जी मैं बच्चे कर देता हूं अभी ऊपर। जब आप नोट कर लें तो मुझे रिस्पांस जरूर दे दीजिएगा। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक साहब है ए, भूखे हैं, हंगरी हैं। जब भूख लगी हो तो खुराक की जरूरत होती है। एक बेस्ट सेलर बुक है, मार्केटिंग में उन्होंने उसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा नीड किसे कहते हैं? उन्होंने कहा नीड होती है फेल्ट ऑफ डेप्रीवेशन। फेल्ट ऑफ डेप्रीवेशन का मतलब है किसी चीज की कमी का एहसास होना शुरू हो जाए, वो नीड उजागर हो जाती। भूख लग रही है, अब किस चीज की कमी का एहसास हो रहा है? खुराक की, तो खुराक की नीड अराइज होगी। अच्छा, अब फूड है बेसिकली। अब फूड के लिए क्या, फूड में क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? फूड में पहली ऑप्शन हो सकती है बच्चे ब्रेड, रोटी।
दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? राइस, चावल, बर्गर, पिज्जा, शवारमा एटसेट्रा। जी बिल्कुल, फ्राइज भी लिख देते हैं जी, ये ले। अच्छा अब बच्चे, ये तमाम गुड्स, इनके अंदर ये एबिलिटी है, क्या कर सकती है? हमारी भूख को खत्म कर सकती है। हमारी भूख को जब खत्म कर सकती हैं तो हमारी नीड को ये सेटिस्फाई कर सकती है। वो तमाम चीजें जो हमारी इस नीड को, इस जरूरत को, इस हंगरी को पूरा कर सकती हैं, उन तमाम चीजों को हम कलेक्टिवली कहते हैं वांट्स। इन्हें हम कहते हैं डिजायर्स। तो क्या हुआ? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, दैट हैज यूटिलिटी, आर कॉल्ड वांट्स और डिजायर्स। तो बच्चे ये देखिएगा, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या? पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई आर नीड। चीजों की वो ताकत जो हमारी उस जरूरत को पूरा कर दे जिसके लिए हम उस चीज को इस्तेमाल करें, यूटिलिटी कहलाती है, सेटिस्फेक्शन कहलाती है। That has utility and satisfy the need of the consumer, उन्हें हम कहते हैं wants या उन्हें हम कहते हैं desires। मुझे बताइएगा बच्चे, ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है आप लोगों को? ये एग्जांपल भी क्लियर है बच्चे? All goods and services that has utility and satisfy the need of the consumers are called desires, are called wants। ठीक हो गया जी बच्चे? जज़ाकल्लाह बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। ठीक हो गया जी बच्चे। अब नेक्स्ट बच्चे हमने डेफिनेशन पढ़नी है बच्चे, डिमांड की डेफिनेशन। डिमांड के लिए बच्चे दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। डिमांड के लिए पहला कॉन्सेप्ट होता है विल टू परचेज। विल का मतलब होता है ख्वाहिश, खरीदने की ख्वाहिश। उर्दू मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल फिर भी कोशिश करता हूं लिखने की। खरीदने की ख्वाहिश। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, सेकंड वन, पार्ट टू परचेज। ठीक हो गया जी बच्चे? दो बातें, विल टू परचेज, खरीदने की ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो, खरीदने की ख्वाहिश नहीं है, वो आपकी डिमांड नहीं है, कान से पकड़े, डिमांड की डेफिनेशन से बाहर निकाल। आपके पास खरीदने के पैसे नहीं है, डिजायर है, विल है, डिमांड नहीं है, विल है। कान से पकड़े, डिमांड की डेफिनेशन से अगेन बाहर निकाल। मैं उसके एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक हो गया जी बच्चे? एक बच्चा, उसकी ख्वाहिश है, आप सब लोग मौजूद हैं, आप लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे पास फरारी गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए। विल है, विल टू परचेज है, लेकिन क्या पार है? जब पार नहीं है तो वो डिमांड भी नहीं है।
विल टू परचेज है, बट पार्ट टू परचेज नहीं। ठीक हो गया जी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके पास खरीदने के पैसे बड़े हैं, उसे बाईसाइकिल ले, बाईसाइकिल चलाया करें। उनकी विल नहीं है, पार है। बाईसाइकिल खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, लेकिन क्या है, विल नहीं, पावर है। तो तब भी वो डिमांड नहीं है। तो डिमांड के लिए दो कंडीशंस का, दोनों का पूरा होना जरूरी है साइमल्टेनियसली। विल टू परचेज, तो इसके साथ हम क्या लगा दें, विल टू परचेज एंड पार्ट टू परचेज। तो इसकी पूरी डेफिनेशन बच्चे मैं आप लिखने लगा हूं, जरा डेफिनेशन याद रखनी है आपने। ठीक होगा जी बच्चे। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर इज विलिंग, चीजों की वो तादाद जो कंज्यूमर चाहता भी है खरीदना, और कंज्यूमर के पास उसको खरीदने के लिए पैसे भी मौजूद है, ताकत भी है, एक खास प्राइस पे, एट स्पेसिफिक प्राइस एंड एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक खास टाइम पे, उसे हम क्या बोलते हैं, उस गुड की या उस सर्विस की डिमांड। तो द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर इज विलिंग and able to purchase at specific price and at a certain period of time is called demand। बच्चे कंफर्म कीजिएगा आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई और इसकी दोनों कंडीशन समझ में आ गई। सर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मींस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक प्राइस होती है, और वो प्राइस चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। और डिमांड भी, जैसे हंगर है ना, एक स्पेसिफिक टाइम पे है, तो ये उसके लिए वर्ड बोला जाता है। इसको हम इंशाल्लाह जैसे जैसे अगले लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे, ये बात हमें तब समझ में आएगी। बाकी क्लियर करें, बाकी बात समझ में आएगी पूरी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये ना काइंडली नीड और वांट में भी जरा ना डिफरेंस दोबारा कर दीजिएगा। वांट में जब आप यूटिलिटी का वर्ड यूज कर रहे थे ना जी, और ये भी जरा सर ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो डिस्टॉर्शन काफी ज्यादा हो रही थी, तो मैंने मीटिंग जो है लीव करके दोबारा कनेक्ट की है। तो इस ठीक हो। थैंक यू वेरी मच सर। जी बच्चे, सबसे पहले हमने पढ़ा था नीड। मुआशरे के लोगों की बुनियादी जरूरत जिंदगी को नीड कहते हैं। उसके हमने 3 एग्जांपल्स कोट की थी, रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ सोसाइटी। नीड से अगले स्टेप में हमने डिस्कस किया वांट्स। मुझे भूख लगी हुई है, मैंने खाना खाया, खाना खाने से मेरी भूख खत्म हो गई। अब खाने में पावर थी कि उसने मेरी उस भूख को मिटा दिया। खाने की इस पार को हम यूटिलिटी कहते हैं।
या हम इसे सेटिस्फेक्शन कहते हैं, या हम इसे हैप्पीनेस कहते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस। मुझे प्यास बहुत लगी हुई है, मैंने पानी पिया, पानी ने मेरी प्यास को बुझा दिया, पानी में ये ताकत है, वो मेरी प्यास को बुझा सकता है। पानी की इस ताकत को यूटिलिटी कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, सेटिस्फेक्शन कहते हैं। तो वो तमाम चीजें या वो तमाम सर्विसेज जिनके अंदर ये ताकत हो कि मेरी वो उस जरूरत को पूरा कर सकती है जिस जरूरत के लिए मैं उस चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे मैंने मिसाल दी कि साहब ए को भूख लगी हुई है, अब इस भूख को मिटाने के लिए वो रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस भी, बर्गर, पिज्जा, शवारमा, फ्राइज, वो कोई भी चीज इस्तेमाल करें उनकी भूख खत्म हो जाएगी। इन तमाम चीजों में ये ताकत मौजूद है कि वो इस साहब ए की इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को हम वांट्स कहते हैं, डिजायर्स कहते हैं। तो वांट्स क्या है? वो तमाम चीजें या सर्विसेज जिनके पास यूटिलिटी हो, पार हो, कि वो हमारी जरूरत को पूरा कर सकती हैं, हमारी नीड को फुलफिल कर सकती हैं, वांट्स कहलाती हैं, या उसे हम डिजायर्स कहते हैं। अब इन डिजायर्स में से जिस चीज को खरीदने के लिए पैसे भी होंगे वो डिमांड कहलाएगी, जिस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है वो डिमांड नहीं है। अगर हमारे पास पैसे हैं हम ब्रेड ले सकते हैं, डिमांड बन सकती है, राइस बन सकती है। बर्गर खरीदने के पैसे नहीं है, बर्गर डिमांड नहीं है, डिजायर है बस। ठीक हो गया जी बच्चे? बच्चे, नीड होती है बुनियादी जरूरत, उसको पूरा करने के लिए जितनी भी चीजें होंगी वो डिजायर। जरूरत को नीड कहते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो है हमारी वांट्स, या वो हमारी कहलाती हैं डिजायर। ये फर्क होता है। और वो गुड्स क्या करती है? हमारी उस नीड को पूरा करती है। जैसे मैंने कहा ना, प्यास लगी है, ये नीड है, जरूरत है। अब उसके लिए हम जूस भी यूज कर सकते हैं, पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्यास को बुझाने के लिए, वो हमारी बन जाएंगी डिजायर्स, वांट्स बन जाएंगी। ठीक हो गया? तो डिमांड की डेफिनेशन हमने की, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that consumer is willing and able to purchase at specific price and at a certain period of time. जी बच्चे, एक बच्चे का सवाल है जी। बच्चे डायरेक्टली नहीं आती, डायरेक्टली नहीं आती मोहम्मद अहाद। बच्चे डायरेक्टली हम उसको नहीं कहते, ठीक है ना। इस पे ना थेरीज है, इस पे थेरीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपको भूख लगी हो, हम आपको पैसे दे दें, कि आप पैसे को डायरेक्टली कंज्यूम कर लोगे? नहीं। आपको बेसिकली जरूरत किस चीज की है? आपको खुराक की है। खुराक को खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। डायरेक्टली पैसा सेटिस्फाई नहीं करता, पैसे से हम गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं। तो इस पे डिफरेंट थेरीज है, वो थेरीज पढ़ेंगे तो हमें ये बात नीड से, मनी से रिलेटेड बातें तब समझ में आएंगी। यहां पे कंफ्यूज ना करें पैसे को नीड के साथ। ठीक हो गया मोहम्मद अहाद? बच्चे, बात समझा पाया हूं मैं आपको? जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा था उस बच्चे को ये बात क्लियर हो गई है? ये रिपीट करने के लिए कहा था जी। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बच्चे, आपको जहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो, आपने किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं लेना, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपने उसी वक्त मेरे से पूछ लिया। अच्छा बच्चे, अब डिमांड से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कौन कौन से डिस्कस करना? हमने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करना है लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आज हो पाएगा। मैं स्टार्ट कर दूंगा लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाएगा, तो फिर वो नहीं, मोमेंटम नहीं देगा, तो कल स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं डिमांड में। अब हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। दूसरा बच्चे, हम लोगों ने पढ़ना है assumptions। सीक्वेंस थोड़ा सा मैं
अप डाउन कर सकता हूं, assumptions of law of demand. Third one, why a demand has negative slope. डिमांड की स्लोप नेगेटिव क्यों होती है? उसके बाद बच्चे चेंजेस इन डिमांड, डिमांड में चेंजेस कब आती हैं? उसके बाद बच्चे फिफ्थ वन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और बच्चे सिक्स वन, इसे एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं बच्चे, लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और लास्ट वन बच्चे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ठीक हो गया जी बच्चे? ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने इंशाल्लाह वन बाय वन डिमांड से मुतालिक पढ़ने भी है इंशाल्लाह और इन्हें मुकम्मल करना। कल का बच्चे हमारा टारगेट क्या है? कल बच्चे हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि डिमांड की स्लोप नेगेटिव क्यों होती है। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक होगा जी बच्चे? तो ये कल इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड और व्हाई अ डिमांड हैज नेगेटिव स्लोप, ये दोनों क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ने। जी बच्चे, मैं ग्रुप में हैंडआउट्स शेयर कर दूंगा और कुछ बच्चे मेरा ख्याल है कल कॉलेज से हार्ड कॉपीज लेके भी गए, ठीक है, मुझे मिले भी थे कुछ बच्चे। तो आप सब लोग भी कोशिश कीजिएगा बच्चे अपने पास हैंडआउट्स जो हैं वो हार्ड फॉर्म में लास्ट में रखिएगा, ठीक है जी। बच्चे सबसे लास्ट वन है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, सही हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, एक बच्चे ने कहा है कि वॉन्ट्स के बाद जरा बता दीजिएगा अफरा से आप। जी बच्चे, आप ऐसा कीजिएगा बच्चे, आप मुझे ना, आपको मैंने नंबर भी कल शेयर किया था, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के और आपने मुझे बैच बताना है और सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट और बैच, नाम सब्जेक्ट बैच आपने मुझे मेंशन करके टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सभी लोगों को कर दूंगा, ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, आज सेकंड क्लास है, कल तो मैंने पढ़ाया ही कुछ नहीं था, आज ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, कल सिर्फ मैंने सिलेबस आउटलाइन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बुक से क्या तैयार करना, मतलब बुक की जरूरत है भी, आप साथ साथ बता, जरूरत पड़ी तो मैं बताता जाऊंगा बच्चे, साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी सिर्फ हैंड आउट चाहिए, अगर नहीं है तो वो जाके कैब से पकड़ ले। हाँ, वो कैप से आप ले सकते हैं, मैं आपके साथ सॉफ्ट में भी शेयर कर दूंगा, लेकिन सॉफ्ट में ज्यादा फायदा मंद नहीं हो पाएंगे, आप हार्ड में अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है? जैसे ही आपकी फिजिबिलिटी बने आप खुद लाजमी ले लीजिएगा, मैं आप लोगों को जब सब लोगों को ऐड कर लूंगा तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ये मेरा नंबर है बच्चे, जी मेरा क्लास है तो अपना नंबर लिख दीजिएगा, मैंने लिख दिया जी बच्चे। जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे? चलें जी बच्चे, एक बच्चे ने कहा है कि बॉन्ड्स के बाद आपने जो पढ़ाया है वो रिपीट कर दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चे। हमने बॉन्ड्स के बाद डिमांड की डेफिनेशन जस्ट पढ़ी है, हमने कहा डिमांड के लिए जरूरी होती है दो कंडीशंस, पहली कंडीशन है खरीदने की ख्वाहिश, दूसरी कंडीशन होती है खरीदने की ताकत। आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, विल है उसकी,
और आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए, वो उसकी पार है। अगर खरीदने की ख्वाहिश भी हो, खरीदने की ताकत भी हो, तो वो डिमांड है। और अगर सिर्फ ख्वाहिश है, ताकत नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है, वो ख्वाहिश ही है। और अगर ताकत है, विल नहीं है, खरीदना नहीं चाहते हो, तब भी वो डिमांड नहीं है। तो इसके लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर इज विल टू परचेज एंड एबल पार्ट टू परचेज एट स्पेसिफिक प्राइस। क्योंकि जब भी प्रोडक्ट मार्केट से बाय की जाती है, वो एक स्पेसिफिक प्राइस में मिल रही होती है, और उसकी प्राइस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सम टाइम होती है। ठीक हो गया ना बच्चे? इसको हम कहते हैं डिमांड। तो ये डिमांड की मुकम्मल डेफिनेशन है। जब भी एग्जाम में आपसे पूछे कि डिमांड को डिफाइन करें, तो आपने इस तरह से डिफाइन करना। ठीक, तो कल इंशाल्लाह हम लोग लॉ ऑफ डिमांड और अगला टॉपिक बचे व्हाई अ डिमांड हैज नेगेटिव स्लोप। सर अगर पावर हो खरीदने की और हम एक खरीदे तो वो डिमांड हो अच्छा बच्चे, डिमांड के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसे खरीदा भी जाए। अगर खरीद लिया जाए तो वो एक्चुअल कहलाती है, और अगर ना खरीदा जाए तो वो पोटेंशियल है। जरूरी नहीं होता कि उसे खरीदा जाए। हमने ये तो नहीं कहा किसी भी जगह पे एक्चुअली परचेज, ये वर्ड एक्चुअली परचेज नहीं, ठीक है। हम चैप्टर 6 में जाके इस कॉन्सेप्ट को डिटेल डिस्कस करेंगे, वहां पे वर्ड बोलेंगे पोटेंशियल और इफेक्टिव डिमांड। ठीक हो गया जी बच्चे? अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बच्चे, इंशाल्लाह सभी फैसिलिटीज सर आपको नंबर दिखाइएगा अपना। नंबर मैं दोबारा दिखा दूं जी, बिल्कुल ये नंबर। ओके, थैंक यू सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।